गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऋण की जमानतें या प्रतिभूतियाँ, सिक्योरिटी रिगार्डिंग्स लोन। अब देखिए, बैंक का एक कार्य क्या होता है? ऋण देना। ऋण देने से पूर्व बैंक कुछ न कुछ जमानत अवश्य लेता है। जमानत दो प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत जमानत या और सहायक जमानत। व्यक्तिगत जमानत, जब कोई ग्राहक बहुत ऊंची साख का होता है और उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, तब उसे केवल व्यक्तिगत जमानत पर ऋण मिल जाता है। ऐसे ऋण को आरक्षित ऋण या स्वच्छ अग्रिम ऋण कहते हैं। व्यक्तिगत जमानत किसी ऐसे जमानत को कहते हैं जो स्वयं ग्राहक के व्यक्तित्व द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बैंक ऋण लेने वाले व्यक्ति की ईमानदारी, चरित्र, आर्थिक स्थिति, साख, व्यापार प्रणाली तथा व्यापार कुशलता को देखकर ही बिना जमानत के ऋण दे देता है। इस प्रकार के ऋण पाश्चात्य देशों में बहुत प्रचलित होते हैं, परंतु भारत में ये ऋण अधिक मात्रा में नहीं दिए जाते। भारत में इस प्रकार दिए जाने वाले ऋण का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? अधिविकर्ष। अधिविकर्ष में क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा अगर हमें लोन मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है? अधिविकर्ष कहलाता है, जिसमें बैंक अपने ग्राहक को बिना किसी जमानत के उसके खाते में जमा की गई राशि से अधिक धन निकालने का अधिकार प्रदान कर देता है। व्यक्तिगत जमानत पर दिए गए ऋण अग्रलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक नाम के कागजी ऋण। इस प्रकार के ऋण एक ऋणी को केवल प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर दिए जाते हैं। दो नाम के कागजी ऋण, इस प्रकार के ऋण एक ऋणी और दूसरे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जमानत पर दिए जाते हैं। इस प्रकार के ऋणों में जमानत के भी दो रूप होते हैं। नंबर 1 विशेष जमानत, नंबर 2 चालू जमानत। जो विशेष जमानत होती है, इस प्रकार की जमानत जमानती किसी विशेष ऋण के लिए करता है और ऋणी के द्वारा रुपया ना चुकाने का दायित्व अपने ऊपर लेता है। चालू जमानत में क्या होता है? इस जमानत में जमानती ऋण द्वारा लिए जाने वाले सभी ऋणों की जमानत प्रस्तुत करता है। ठीक है। अब एक सेकंड वाला जो मैंने आपको बताया था, सहायक या अतिरिक्त जमानतें। सहायक जमानत उस मूर्त संपत्ति को कहते हैं जो ऋणी बैंक के पास ऋण की सुरक्षा के लिए रहन रखता है। बैंक बहुधा व्यक्तिगत प्रतिज्ञापत्र अथवा जमानती हस्ताक्षरों पर ऋण नहीं देता, वरन माल, संपत्ति, सोना व चांदी, माल के अधिकार पत्र आदि को आड़ में रखकर ऋण देता है। आपने देखा होगा किसी बैंक में लिखा रहता है गोल्ड लोन, मतलब सोना रखवा के वो पैसा दे देते हैं। ये जमानतें भौतिक पदार्थ के रूप में होती है, इस कारण इन्हें भौतिक जमानतें भी कहते हैं। यह जमानत व्यक्तिगत जमानत के अतिरिक्त होती है, अतः इसे अतिरिक्त अथवा सहायक जमानत भी कहते हैं। सहायक जमानत अधिकार के दृष्टिकोण से निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ऋण ग्रहणाधिकार, गिरवी, रहन या बंधक। सबसे पहले ऋण ग्रहणाधिकार। बैंक के पास जो वस्तु जमानत के रूप में रखी जाती है, उसे ऋण का भुगतान न होने पर बैंक तब तक नहीं बेच सकता जब तक वह न्यायालय से कुर्की का आदेश प्राप्त नहीं कर लेता। नेक्स्ट है गिरवी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेज। इसके अंतर्गत बैंक के पास जो माल या संपत्ति ऋण की आड़ के रूप में रखी जाती है, उसे ऋण का भुगतान न होने पर बैंक ऋणी को सूचना देकर नीलाम कर सकती है। नीलाम द्वारा ऋण की राशि से अधिक रुपया वसूल हो जाता है तो अतिरिक्त राशि ऋणी को लौटा दी जाती है। नेक्स्ट है रहन या बंधक। इसके अंतर्गत ऋणी अपनी संपत्ति को बैंक में रहन रख देता है। यदि ऋणी समय पर ऋण वापस नहीं करता तो बैंक संपत्ति का स्वामी बन जाता है और उसे बेचकर अपना रुपया वसूल कर लेता है। ठीक है। अब ये सहायक जमानतों के विभिन्न रूप हैं, ये निम्नलिखित हैं। सबसे पहले स्कंद विनिमय बाजार में बिकने वाले पत्र। इस प्रकार की प्रतिभूति में उन प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों का समावेश होता है जो सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी की जाती हैं। इनके अतिरिक्त औद्योगिक कंपनियों के अंशपत्र, ऋण पत्र, प्रतिज्ञा पत्र और अन्य प्रकार के स्कंद विनिमय साख पत्र भी इसमें सम्मिलित रहते हैं। अब देखिए गुण।
इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1, बिक्री साध्यता। बैंक उन्हें शीघ्रता से सरलतापूर्वक बेच सकते हैं। हस्तांतरणीयता। विक्रय साध्य होने के कारण इन प्रतिभूतियों के स्वामित्व परिवर्तन में कोई कठिनाई नहीं होती। कीमत में स्थिरता। इन प्रतिभूतियों की कीमतों में उतार चढ़ाव बहुत कम होते हैं और उनकी कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रहती हैं। नेक्स्ट, पुनः बट्टे पर भुनाना। यदि बैंक को द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है, द्रव्य मतलब पैसा, तो वह केंद्रीय बैंक से इन्हें बट्टे पर भुना सकता है। मूल्य निर्धारण। इन प्रतिभूतियों के बाजार मूल्यों का स्कंध विनिमय बाजारों से आसानी से जाना जा सकता है। अब देखिए, जब किसी चीज़ के गुण होते हैं तो उसके दोष भी होते हैं। इसके दोष निम्नलिखित हैं। सबसे पहले, प्रतिभूतियों का पूर्णतः बिक्री साध्य न होना। कुछ प्रतिभूतियां ऐसी होती हैं जिन्हें आसानी से नहीं बेचा जा सकता। नंबर 2, अंशतः प्रदत्त होना। अंश पत्रों के रूप में होने वाली प्रतिभूतियां कभी कभी पूर्णतः प्रदत्त नहीं होती, अर्थात अंशधारियों द्वारा उनकी पूरी रकम नहीं चुकाई गई होती। इस प्रकार की प्रतिभूतियों के आधार पर देना बैंक के लिए अत्यंत जोखिम से भरा होता है। ऐसी प्रतिभूतियों के हरण होने का खतरा रहता है। हरण होता है फॉरफिटेड। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होते हैं अंशों का हरण या ऋण पत्रों का हरण। मूल्य में घट बढ़ जाने के कारण हानि की आशंका। कभी कभी अंश या ऋण पत्र के मूल्य में बहुत अधिक घट बढ़ हो जाती है। पर्याप्त गुंजाइश न रहने पर बैंकों को हानि हो सकती है। देखिए, नेक्स्ट है हमारा स्कंध विनिमय प्रतिभूतियों को लेने में सावधानियां। आंशिक भुगतान वाले अंश व ऋण पत्र ना लिए जाएं। प्रतिभूतियों के स्वामित्व के विशेष में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बैंकों को इस प्रकार की प्रतिभूतियां स्वीकार नहीं करनी चाहिए जिनको सरलता से ना बेचा जा सके। बैंकों की ऐसी प्रतिभूतियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए जिनके मूल्य में भारी उतार चढ़ाव होते हैं। ऋण की राशि प्रतिभूतियों की कीमत से काफ़ी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है विनिमय विपत्र, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक व्यापारी विनिमय विपत्र को बैंक से भुनाकर ऋण प्राप्त कर सकता है। ऐसी दशा में बिल की परिपक्वता अवधि के शेष भाग के लिए ही बैंक को ब्याज देना पड़ता है। बैंक परिपक्व पर विपत्र को व्यापारी के पास प्रस्तुत करता है और अंकित राशि वसूल कर लेता है। आवश्यकता पड़ने पर बैंक इन विपत्रों को केंद्रीय बैंक से पुनः बट्टे पर भुना सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपका आज टॉपिक ख़त्म करते हैं। आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और देखिए। थैंक यू क्लास।